लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सूचना साझा करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभी जो आप लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर हमारे फ्री मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स का एक लेक्चर है। आप चाहें तो उसके बाकी के लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो कांटेक्ट नंबर और बाकी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेकिन अभी 15 फरवरी से मैं एक वेबिनार भी करने जा रहा हूँ। 4-5 दिन के करीब का ये वेबिनार होगा। 4 दिन का वेबिनार डिसाइड किया है मैंने, लेकिन वैसे डिपेंड करता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है। उसके आधार पर या पढ़ाते समय अगर कुछ बच जाता है तो हम डे जो है बढ़ा देते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट ये नहीं है कि मैंने आपको टेक्निक दी और टेक्निक देने के बाद अब मैंने चार्ट दिखाया और चार्ट दिखाकर एग्जाम्पल देकर मैंने चीज़ों को फुलफिल कर दिया और बोल दिया कि ये टेक्निक काम करती है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीका है बातों के डेप्थ में जाना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो टच है वो क्या है, मैं किस प्रकार से चीजों को देखता हूँ। तो जैसे मैं देखता हूँ वैसे मैं ही आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी मैं करना चाहता हूँ। हमारा मेरा जो वेबिनार या मेरे जो कोर्सेस होते हैं उसमें तो आप अगर चाहें तो ये 4 दिन मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और उसमें मैं बहुत सारी चीजों पर बात करूंगा। जैसे एक टेक्निक है जिसके थ्रू लोग बोलते हैं कि मैरिज को टाइम करना क्या पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैरिज को टाइम करने के लिए दुनिया की किसी भी टेक्निक को आप ले लीजिए, इतना पक्का है कि वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है किसी भी टेक्निक के साथ, ऐसा नहीं है कि आप कोई टेक्निक ले लें और वो टेक्निक दुनिया के 100% चार्ट पर लगातार काम करती चली जाए और एक ऐसा टाइम दे दे जिस समय उस व्यक्ति की मैरिज होगी ही होगी। क्योंकि चार्ट अलग हैं, सारे चार्ट अलग हैं। इवन अगर एक जैसे दिखने वाले चार्ट भी है ना, तो चूंकि व्यक्ति अलग अलग हैं इसलिए चार्ट अलग हैं। मैं जब कहता हूँ कि चार्ट अलग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ट सारे कॉम्बिनेशंस के कारण अलग हैं। आप एक ही टाइप का दो चार्ट ले आइए, एक ही समय के दो चार्ट ले आइए, चूंकि व्यक्ति अलग अलग हैं इसलिए चार्ट अलग हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है जिन पर विचार करना चाहिए। और अगर आपको इस पर विचार करना है मेरे साथ तो आइए आप मेरे साथ उस वेबिनार में जुड़िए। 15 फरवरी से वो स्टार्ट होगा और उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा चीजें वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए ये सेम बैच हमने कराई थी, 2024 में कराई थी और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। बहुत अच्छा आप लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इसके जो कंटेंट है बहुत ब्रॉड कंटेंट है। बहुत बेसिक से मैं बातें करना स्टार्ट करूंगा और आपको बहुत सारी चीजें, गुड मैरिज लाइफ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वीनस किस प्रकार से आप देखेंगे। क्योंकि हम इतना ही सोचते हैं कि वीनस जो है वो मैरिज का प्लेनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस एक आवश्यक एंटिटी है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक है। और आजकल तो मैरिज बिल्कुल इनसिक्योर और बहुत नाजुक मामला हो गया है लाइफ। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार आप डिले मैरिज, डिनाइल मैरिज, है ना, और इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट में मैरिज, अरेंज मैरिज, या व्यक्ति का जो हमारा जो पार्टनर होगा उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसा व्यक्ति होगा, ये सब चीजें जानना। इसके अलावा अब्यूज और बाकी चीजें जो मैरिज में आ जाती है। आपका जो स्पाउस है वो आपके प्रति ड्यूटीफुल होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा एक और बात है कि मैरिज को टाइम करना है। तो मैरिज को टाइम करना डेफिनेटली सिखाऊंगा। वैसे तो आप महीने तक और दिन तक मैरिज को टाइम कर सकते हो। और मैंने इसमें वो टॉपिक लिया नहीं है कि मैं मंथली आपको बता दूं कि किस महीने में आपकी मैरिज होगी। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि वो भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें लूँ और आपको बताऊं कि किस मंथ में आपकी मैरिज होगी। ठीक है। और D9 चार्ट का बड़ा कंसर्न रहता है मैरिज को लेकर के, लेकिन मैं इस बार इस बैच में ट्राई करूंगा कि D3 चार्ट को ऐड करूं और ऐड करके आपको बताऊं कि मैरिज से कैसे आप D3 चार्ट को जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर D3 कहाँ से आएगा मैरिज में, ऐसा कभी नहीं सुना है, कभी होता नहीं है। होता है। हमारे जो फिलोसॉफी है ना एस्ट्रोलॉजी की, उसमें बहुत सारी चीजें हाइड करके दे दी गई है ताकि आप बहुत सारी चीजों को निकालने में आपको प्रेशर फील हो, आपको थोड़ी मेहनत लगे, आप थोड़ा काम करें उस पे। इसीलिए कुछ चीजें हाइड करके हमें हमारे सामने रखी गई है। तो वो सब चीजें, उसके बाद अटैचमेंट स्पाउस के साथ, डिवोशन कैसा होगा मैरिज को लेकर के, डिवोर्स, सेपरेशन, बाकी जो चीजें हैं वो सब बातें
टाइमिंग ऑफ मैरिज यूजिंग एस्ट्रोलॉजी जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको मंथ तक लेकर जाऊं। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, नाड़ी की टेक्निक है जो काम करती है, और वो बड़े मजेदार ढंग से वो काम करती है। और फैक्टर्स होते हैं मैरिज का, जब हम चार्ट देखते हैं तो और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे सवाल ये आता है कि सर, हमारा जो पार्टनर होगा उसकी उसका मून का साइन बता दीजिए, उसका लग्न का साइन बता दीजिए, स्पाउस की क्वालिटी बता दीजिए, प्रोफेशन बता दीजिए, फादर इन लॉ कैसे होंगे वो बता दीजिए, है ना। और स्पाउस की फैमिली कैसी होगी, धन वाली होगी या निधन धन वाली नहीं होगी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐड करने चाहिए। और उपापदा लग्न का उपयोग किया जाता है कुंडली में, जब हम मैरिज को कंसर्न करते हैं तो ये सारी बातें मैं समय अनुसार करूंगा। और ये कंटेंट के बाहर की बातें होंगी। तो कंटेंट के बाहर की जो बातें हैं वो बोनस की तरह, अगर मुझे एनर्जी फील होगी, अगर मुझे लगेगा कि और कंटिन्यू करना चाहिए चीज़ों को, तो देने का कोई अंत नहीं है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए। और ये सब फैक्टर्स मैं आपको इसलिए ऐड करके बता रहा हूँ क्योंकि ये सब भी किया जा सकता है। उसके बाद सवाल उठता है कि D9 को रेक्टिफाई कैसे करें। तो रेक्टिफाई तो तब करा जाएगा वो जब वो बॉर्डर का लगन होगा। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वेबिनार कर रखा है पहले से ही, आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। रेमेडीज का फैक्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडीज ज्योतिष की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। तो हाँ, वो भी आपसे डिस्कस करने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत स्नैपशॉट तरीके से हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में जा करके। कि एक्चुअली मेरा जो मतलब है ना इस वेबिनार को करने का, वो ये नहीं है कि मैं आपको टेक्निक दे दूं। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको विजन दे दूं। क्योंकि मैरिज एक ऐसा फैक्टर है लाइफ का जो बहुत सावधानी से चलाने लायक फैक्टर है। और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अपने क्लाइंट को उसके बारे में काउंसिल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ टेक्निक से आप पकड़ पाएं और ये बोल दें कि भाई तुम्हारा तो डिवोर्स हो जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके एस्ट्रोलॉजर होने की जिम्मेदारी ये है कि आप उसके लिए आगे क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसकी दूसरी मैरिज करा दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उस कर्मा को डाइल्यूट भी कर दें और वो चीजें भी ना टूटे। वो अगर फैक्टर आपके अंदर है तो फिर बड़ा मजेदार वैसा एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। और वो होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि सारी चीजें, हमारे समाज में जो चीजें घटती है वो हमारे थॉट प्रोसेस से क्रिएट होती है और आगे बढ़ती है। इसीलिए वो थॉट प्रोसेस पर जब आप चोट करना जानते हैं तो वहां पर आप कंसल्टेंसी नहीं, काउंसलिंग करते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको काउंसलिंग बताऊं कि वो कैसे की जाती है। और जो भी चीजें आप कंटेंट यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। और इसमें मैं कंटेंट और ऐड करने का प्रयास करूंगा। हमेशा ये होता है कि मैंने जो कंटेंट लिखा है, जो बताया है, इससे ज्यादा ही बताता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक आप कह सकते हैं कि सीक्रेटिव बोनस, जो मेरा गिविंग फैक्टर है, उसका एक पार्ट होता है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी का वेलकम है। सीट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल आइए, ज्वाइन कीजिए। अभी यहाँ देखिए 15, 17, 15, 17, 19 एंड 21 फरवरी लिखा है मैंने। हो सकता है 21 फरवरी की क्लास को हम 22 कर दें। तो वो एक दिन का मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। लेकिन बाकी ये 4 दिन जो हैं वो 4 दिन रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 5वां दिन भी ऐड किया जाएगा। अब आप जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं आपसे फिलहाल के लिए अभी विदा लेता हूँ। थैंक यू। तो 3 दिनों की जर्नी में हम बातें करेंगे मैरिज से स्टार्ट लेकर मैरिज के किसी बहुत डायनेमिक और गूढ़ रहस्यों में न जाते हुए, क्योंकि बेसिक लोग बहुत सारे हैं। तो हम मोटी मोटी बातें और जो आवश्यक बातें हैं वो करेंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। कोई भी सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। सर मेरा सवाल नहीं है। हम्म। हेलो। कौन बोल रहे हैं? ट्विंकल सिंह। हाँ, बोलिए। सर
अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा था आपसे। बताइए। एक्चुअली सर, मुझे बोलने के लिए आप थैंक यू, और मुझसे बात करने के लिए। एक्चुअली क्या है सर कि अ, मैं अपने कुंडली पर ही बहुत रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च करते-करते मुझे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हुआ। फिर मुझे लगा क्या कि एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते हैं। सही लगा आपको? और उसके बाद आपने ये जो मैरिज का बनाना चाह रहा था, तो एक्चुअली मेरे साथ ये है कि मेरी जो एज हो रही है, उस अनुसार जो है मुझे लगा कि नहीं, मुझे जॉइन करना चाहिए। ठीक है। एज क्या हो रही है आपकी? 42 प्लस हो रही है, नो मैरिज। ठीक है। देखिए, अब आपकी ही बात से आज की बात को हम स्टार्ट करेंगे, आज की चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। एक बात है ज्योतिष में जिसको आप कहते हैं डिनायल ऑफ मैरिज। ठीक है। और मैरिज को लेकर जो अभी इतनी सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो मैरिज को लेकर प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। और जो मेन कॉज होता है वो ये आता है कि हमें कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है। तो इसका उत्तर ये है कि कंपैटिबिलिटी का कहीं से जन्म होना नहीं है। कंपैटिबल आपको होना होता है दूसरे के लिए, और दूसरा होता है आपके लिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो मैच मेकिंग की प्रक्रिया है वो क्या है? तो मैच मेकिंग की प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी को ये बात शंका में आती है, या ये बात का भरोसा लगता है कि हम मैच मेकिंग कर लेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा मैरिज के लिए, वो ऐसा नहीं होता है। मैरिज आपके सेवंथ हाउस में रखा गया तत्व है आपकी कुंडली के। क्यों सेवंथ हाउस में रखा गया, उसको आमने सामने क्यों रखा गया? फर्स्ट हाउस लग्न का है, सेवंथ हाउस में उसको क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि वो एकमात्र ऐसा तत्व है आपके जीवन का जो आपको सामने से अपोज करता है। इसके अलावा कोई सामने से अपोज नहीं कर सकता। न कोई रिश्ता, न कोई तत्व, न कोई विधि, न और कोई व्यवस्था। सिर्फ वो एक पर्सन है जो सामने से अपोज करता है और जिसके साथ आपको तालमेल बिठाना है। इसीलिए उसको सेवंथ हाउस में रखा गया। और वो जो सेवंथ हाउस में रखा हुआ तत्व है, उस तत्व में आपकी पूरी शक्ति भी है। फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस को हमेशा किसी भी हाउस के सामने का जो हाउस है, उसको उस हाउस के लिए शक्ति माना जाता है। अब जब मैं कहता हूं कि शक्ति वो है, तो ऐसी बात नहीं है कि शक्ति फर्स्ट हाउस नहीं है। असल में फर्स्ट हाउस ही शक्ति है। लेकिन वो जो शक्ति बीज रूप में है, जो अब निकलेगी और जो अब बाहर बिखरेगी या फिर बाहर किसी रास्ते पर चलेगी, उसको सपोर्टिव या डिस्ट्रक्टिव रास्ता जो दिखाएगा वो सेवंथ हाउस। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मैरिज न भी हुई है और सेवंथ हाउस ठीक ढंग से नहीं बैठा है, सेवंथ हाउस गड़बड़ है, तो उसके जीवन का रास्ता गड़बड़ है। आप देख सकते हैं, किसी भी कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर सेवंथ हाउस का डिस्पोजिटर, सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर बुरी स्थिति में है, तो आपके जीवन में जो रास्ता है ना जिससे आप सफलता प्राप्त करेंगे, वो समस्या में पड़ा हुआ है। इसलिए वो सेवंथ हाउस है। जिस प्रकार से दो चक्के होते हैं ना, पहिए, फर्स्ट हाउस एक पहिया है और सातवां दूसरा। इसमें कहीं भी दिक्कत आएगी तो व्यक्ति के जीवन में दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि कंपैटिबिलिटी की दिक्कत शुरू हो गई है अब। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को जिन्होंने, जो फीमेल हैं,
या मेल हैं जिन्होंने कई लोगों से मुलाकातें की, कई लोगों से बातें की, लेकिन कंपैटिबिलिटी दिखाई नहीं देती। मैं उनसे दो बातें हमेशा पूछता हूँ। ये बातें इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आपको लोगों को गाइड करना पड़ेगा। रेमेडी देना एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं है, कंसल्टेंसी करना एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं है, काउंसलिंग करना काम है। अगर आप किसी को सही रास्ता दिखा पाते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं। और एस्ट्रोलॉजर और वो व्यक्ति जो साइको एनालिसिस कर रहा है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। और अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि मैरिज लाइफ का बहुत सारा हिस्सा आपकी साइकोलॉजी पर ही तो डिपेंड करता है। और आपको एक बात गलत बताई गई है कि आप जैसे हैं वैसा खोज लेंगे, आप जैसे हैं वैसा ही अट्रैक्ट कर लेंगे, ये बात गलत बताई गई है। अब ये क्यों मेरी नजर में गलत है, इस पर बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि इसको समझने में टाइम जाएगा। लेकिन इस बात को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि चुंबक भी जब जब अट्रैक्ट करता है ना, तो अपने ध्रुव को अट्रैक्ट नहीं करता, विपरीत को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट भी। और प्रकृति के रूल ये बताते हैं कि तुम समान ढंग के व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब डिनाइल की बात मैं कर रहा था, तो डिनाइल होने का एक बहुत बड़ा कारण है, मैं मेरा मानना यह है कि डिनाइल जैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है कुंडली में, कि डिनाइल जैसा कुछ है। डिनाइल होता है व्यक्ति का खुद से डिनाइल का स्वीकार कर लेना, या उसके अलावा बहुत थोड़े से मामलों में डिनाइल जैसी चीजें आ जाती है, बहुत थोड़े से मामलों में आती है। आप ऐसा समझें कि एक पैरामीटर है, लंबा सा पैरामीटर है, जिसमें 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव होना है। अब उसके रिजल्ट के रूप में आप इक्वल टू लिख देंगे 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव। लेकिन अगर जो पॉजिटिव का हिस्सा है वो 70 के पार चला जाए, फिर आपको अगर रिजल्ट लिखना है तो आप लिखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही डिनाइल का या फिर इवेंट का, मैरिज के इवेंट का की जो एनर्जी है, वो दोनों एनर्जी चार्ट में मौजूद होती है। उन दोनों में से जिसको बढ़ा दिया जाएगा व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की फ्रीविल के द्वारा, या व्यक्ति के जन्म के बाद के कर्मों के द्वारा, वो रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। फिर एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये कि आपकी जन्म कुंडली इस जन्म की नहीं है। अभी जिस कुंडली को लेकर आप घूम रहे हैं वो आपकी इस जन्म की कुंडली नहीं है। अगर वो इस जन्म की कुंडली होती तो आपके जन्म के समय ना बनाई गई होती। ठीक है। तो जन्म के समय तक का रिपोर्ट कार्ड है वो, और उसके बाद जो भी कर्म आप करेंगे वो उसमें ऐड होगा, और उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेगी। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कुंडली देख रहा था कुछ 5-7 दिन पहले। वो फीमेल की कुंडली थी, उसमें जो मुझे बताना था उनको, उनके पिता को, वो मैंने ये बताया कि अभी ही समय चल रहा है, वो सीए है लड़की। मैंने बोला अभी समय चल रहा है मैरिज का, आप अगर अभी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा कुछ अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो आगे समय ऐसा आएगा कि इस लड़की को आजीवन अनमैरिड रहना पड़ेगा। कारण क्या है? सूत्रों को समझने से पहले कारण समझ लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कि आप तालमेल खोज रहे हैं, तालमेल नहीं मिलेगा तो विवाह नहीं होगा। और उसके बाद सवाल ये भी है कि आप तालमेल जो खोज रहे हैं, क्या आप पता लगा सकते हैं 10 मिनट व्यक्ति से मिलके कि वो व्यक्ति कैसा है? 10 दिन मिलके, 10 महीने मिलके? मैं आपसे कहता हूं कि जब तक किसी फाइनल सीढ़ी पर आप चढ़ नहीं जाएंगे, तब तक आप अगर 10 साल भी मिलते मिलते रहेंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे, अगर एक्चुअली आप समझने का प्रयास करें तो। क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकती है।
और परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में और सीरियल्स में ही होता है। तो मैरिज के पहले अगर बहुत सारी लिस्ट है व्यक्ति की, जैसे लग्न कुंडली अगर आप देखें और लग्न बहुत अच्छा है किसी का, तो उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो तालमेल बिठाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का उपयोग करता है, और इसमें इंटेलिजेंस बहुत बड़ा धोखा देती है। व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट है उसके साथ रहना उतना ही मुश्किल है, या उसके तालमेल में आना उतना ही मुश्किल है, या फिर वो किसी को अपने तालमेल में लाए वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भावनात्मक स्थिति जो है व्यक्ति की और जो इंटेलिजेंस की स्थिति है, उन दोनों में फर्क हो जाता है। जब आपकी इंटेलिजेंस बढ़ने लगे तो आपको अपने इमोशंस को भी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो इमोशन यहाँ और इंटेलिजेंट यहाँ। अब ये जो फर्क होगा, इसमें आप इंटेलिजेंस से चीजों को देखेंगे और वो इंटेलिजेंट नकार देगी। जैसे एक नेटिव है, वो पिछले 5-6 सालों से मैरिज के लिए प्रयास कर रहा है। 50 से ज्यादा रिश्ते उन्होंने देख लिए, कोई भी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जब फाइनल करने की बारी आती है तो इंटेलिजेंस सामने आ जाती है। लेकिन जब रोने की बारी आएगी तो इंटेलिजेंस रोएगी नहीं। रोएगा कौन? इमोशन, जो वहीं पड़ा है, जो एक टाइम के बाद थक जाता है, जो ये समझ ही नहीं पाता कि मेरा अपना कर्तव्य क्या था। अधिकार मांगने से पहले जो कर्तव्य थे वो क्या थे, वो नहीं समझ पाता है। इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम कंपेटेबिलिटी खोज रहे हैं, सामने वाला भी तो खोजता होगा। और हम कौन से परफेक्शन के साथ पैदा हुए हैं? है ना? दो टांग है, दोनों की दो दो टांग है। अब मुझे एक सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए, क्या इस बात की गारंटी है कि दोनों ने अगर कंपेटेबिलिटी खोज ली तो दोनों की दो दो टांगे रह जाएगी जीवन भर? हो सकता है कंपेटेबिलिटी खोजने के बाद एक एक टांग हो जाए दोनों की, या किसी एक की एक टांग हो जाए। फिर क्या करेगा व्यक्ति? ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिसको हम समझते नहीं है। और इसलिए इस मामले में सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो बातों में है, एक तो प्रेगनेंसी और दूसरा मैरिज। दूसरा पॉइंट एक और है कि मैरिज को 16 संस्कारों में ऐड किया गया है हिंदू धर्म में। 16 संस्कार जो व्यक्ति के लिए बहुत पवित्र संस्कार माने जाते हैं, जिसमें पहला जन्म का संस्कार है और अंतिम मृत्यु का संस्कार है। इसके पहले कई संस्कार आते हैं। और मैरिज को इसलिए इस संस्कार में ऐड किया गया है क्योंकि मैरिज जैसी घटना सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की घटना नहीं है। वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल नहीं है, वो अस्तित्वगत घटना है, व्यक्ति की एग्जिस्टेंस पे घटने वाली घटना है। इसीलिए इस घटना को करने के लिए, पूरा पूरा करने के लिए कई प्रकार के मंत्रों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रयोग है, इन प्रयोगों से दो व्यक्ति के बीच की जो एनर्जी है ना, वो एक दूसरे में गूंथी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि जब इन चीजों में कैलकुलेशन आता है, जब इन चीजों में इंटेलिजेंस आती है, जब इन चीजों में पहले से एक्सपेक्टेशंस आती है, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। जैसे डोमिनेशन एक पॉइंट होता है ना? ये आवश्यक हो जाता है खासकर फीमेल जेंडर के लिए। डोमिनेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डोमिनेशन हो भी, तो अगर आप ये सीख जाएं कि उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हैंडल आपको करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल को भी करना पड़ेगा। तो वो अगर आप सीख जाएं, चार्ट को देखकर वो समझ जाते हैं आप, तो मामला कंप्लीट होने लगता है, क्लियर होने लगता है। तो मैरिज एक इंपॉर्टेंट घटना है क्योंकि वो हमारे 16 संस्कारों में से एक होती है। और ये व्यक्ति के जीवन, दो लोगों के जीवन के लिए कंप्लीट
रिवॉल्यूशन की तरह काम करती है। एक आदमी, मेल हो या फीमेल, मैरिज के बाद वो नहीं रह जाता जो वो पहले था, किसी हाल में नहीं हो सकता। या तो वो डिक्लाइन कर जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। बहुत कम ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे बातें सीधी चलने लगती है, और जहाँ जहाँ बातें सीधी चलती है ना, समझ लीजिए वो व्यक्ति या तो बहुत क्लेवर है, बहुत कनिंग है, या फिर बहुत मेंटेन कर रखा है अपने आप। ऊपर और नीचे जाएगा ही मामला। और मैरिज को लेकर बहुत बेनिफिक पर भी, अगर आप बेनिफिक प्लेनेट और मेलेफिक प्लेनेट के बीच का फर्क जानते हैं और उसको खोजते रहते हैं हमेशा कुंडली में, तो बहुत बेनिफिक पर भी रिलाई होना अच्छा नहीं है। जुपिटर आपकी कुंडली में बहुत बेनिफिक है, सबसे बेनिफिक मानते हैं आप जुपिटर को। और मैं जुपिटर को सबसे खतरनाक बोलता हूं। मैं नहीं कहता वो बेनिफिक नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियली खतरनाक है। कुंडली के 7वें घर में जुपिटर पड़ जाए, बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी है, 7वें घर में जुपिटर, मैरिज नहीं होती है। आप सभी लोगों को हाउसेस राशियों का तो पता है, इतना मुझे एज्यूम करके मैं चलता हूँ। अभी जिन्होंने हमसे बात की थी, जहां से हमने बात शुरू की थी, ट्विंकल जी, इनके लग्न के बारे में पूछते हैं। आपका लग्न क्या है ट्विंकल जी? थैंक यू सर। वृष वृष लगन। 2 नंबर का लगन है। और सर सेवंथ, एक वो मिनट, एक एक सॉरी एक मिनट, एक सॉरी मिनट। सॉरी सॉरी। जो बातें मैंने कही उस बात को पहले प्रूफ करना होगा, समझना पड़ेगा। 2 नंबर का लग्न शुक्र का लग्न होता है। शुक्र के किसी भी लग्न की ये आकांक्षा है, शुक्र लग्न में हो या शुक्र लग्न लॉर्ड से कनेक्टेड हो, शुक्र का संबंध लग्न या चंद्रमा से बन जाए, उस व्यक्ति के अंदर चेकलिस्ट होती है पार्टनर के लिए। और अगर आपने मेरा 29 डिग्री और 0 डिग्री वाला वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर जो पड़ा है, उसमें मैं 29 डिग्री वाले प्लेनेट को बहुत इससे जोड़ता हूँ कि ये जो आकांक्षा है ना, वो सपने की तरह हो जाती है उसके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा। तो इनके 2 नंबर का लग्न है और 2 नंबर शुक्र की लॉर्डशिप में आता है, पहला पॉइंट। अब इनका शुक्र कहाँ बैठा है वो देखते हैं। कहाँ बैठा है शुक्र आपका? सर 11th हाउस में। 11th हाउस में। और वहां पर राशि आती है पाइसिस, एक्सॉल्टेड वीनस, नोट कीजिएगा। और बेनिफिक हो गया आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि, है ना? शुक्र तो कारक है शादी का, लग्न लॉर्ड भी है, और एग्जॉल्टेड भी बैठा है, और 11th हाउस में बैठा है। हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। इनको मैंने पकड़ के नहीं लाया ना। क्लास स्टार्टिंग के समय इन्होंने ही बोला कि सर आपसे बात करना चाहता हूँ। एनर्जी आपको खुद सिखाएगी। व्यक्ति तो सिर्फ बोलता है, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। एक्सॉल्टेड वीनस है 11th हाउस में, जो हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है। और 42 ईयर की रनिंग एज चल रही है। और फिलहाल जो लग्न का लॉर्ड है उसी की डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। पहला कारण और अंतिम कारण और कॉन्क्रीट कारण ये है कि ये डिजायर बहुत हार्ड है। अब मे बी, या तो ये रेट्रोग्रेड है या रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ दृष्ट होगा, या किसी प्रकार से और स्ट्रांग हो रहा हो। क्योंकि आप जब किसी डिजायर को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेंगे, तो प्रकृति आपको उससे वंचित कर देगी। अब ये नियम है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, लेकिन प्रकृति का नियम है। एस्ट्रोलॉजर अगर इस नियम को नहीं समझता है तो फिर कैसे कंसल्टेंसी करेगा, कैसे वो काउंसलिंग करेगा किसी का? तो आप अगर किसी भी डिजायर को बहुत मुट्ठी बांध के पकड़ते हैं, वो डिजायर मुट्ठी के भीतर ही मर जाती है। उसको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। तो पहला जो आप इस कुंडली से सीख सकते हैं वो ये कि बहुत ज्यादा पकड़ो मत। अब 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस के हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल, और केतु भी। आपका सूर्य कहाँ है ट्विंकल जी? 11th हाउस में। ठीक है।
तो 11th हाउस में सूर्य है, तो क्या वो अस्त हो रहा है? वीनस जी या रेट्रोग्रेड जी है? जी, मंगल भी वही है, बुध भी वही है, दोनों अस्त अस्त है। मंगल और शुक्र अस्त है। अच्छा, रेट्रोग्रेड भी है क्या? रेट्रो गुरु और शनि है जो फिफ्थ से दृष्टि दे रहे हैं। दो प्लेनेट रेट्रोग्रेड दृष्टि मिल गई ना। अभी मैंने क्या बोला कि रेट्रोग्रेड कनेक्टेड हो जाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ सारे क्लास में, आप बस सिम्टम बताइए, मैं प्लेनेट बता दूं और वो कनेक्टेड मिल जाए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि फिफ्थ हाउस में भी बहुत प्रोमिनेंस आ रही है और 11th में भी बहुत प्रोमिनेंस आ रही है। इनकी कुंडली को देखकर साफ साफ इतना बताया जा सकता है कि मामला सिर्फ मैरिज का ही नहीं है, मामले और भी कई हैं। ठीक है, तो ज्यादा इस पर बात नहीं करते हुए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सेवंथ लॉर्ड भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, डिजायर में बैठा है, और फर्स्ट लॉर्ड भी बैठा है। ये दिक्कत आ गई। तो आप जब चार्ट खोलें और आपको दिखाई दे कि बहुत प्रोमिनेंस है किसी बात की, तो वहां सतर्क हो जाना है। खोजना पड़ेगा आपको कि अब होगा कैसे मामला। अब मैं आता था उस बात पर कि जब दो लोग मिलेंगे, मैरिज होगी, तो फिर रिवॉल्यूशन होगा। ये रिवॉल्यूशन मेटेरियल नहीं होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, मॉरल भी होता है, नैतिक बदलाव भी आते हैं व्यक्ति में। हालांकि नैतिक बदलाव अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन नैतिक बदलाव भी आते हैं। और इसका पूरा जिम्मा होता है समाज पर, सोशल एडजस्टमेंट पर। तब अगर आप आगे बढ़ें और देखने का प्रयास करें, तो अगर आप समझें कि विवाह है क्या, शादी है क्या, तो जब शादी की परिभाषा, विवाह की परिभाषा समझने को जाएंगे, तो इतना समझ में आ जाएगा कि ये दो लोगों के साथ रहने को सबसे पहले बताता है। इसकी परिभाषा कहती है कि विवाह स्त्री और पुरुष के सहनिवास की व्यवस्था है, साथ रहेंगे वो दोनों। और स्त्री और पुरुष, फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये समाज की नींव रखेंगे, सिर्फ परिवार की ही नहीं, समाज की भी। जब फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस मिलेगा, तभी व्यक्ति का पूरा कुल बनना स्टार्ट होगा, वंश वहीं से स्टार्ट होगा ना। इसका मतलब कुंडली के फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस पे बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, बाकी चीजें भी डिपेंड करती है फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस। और वो बाकी चीजें बिखर जाएगी अगर सेवंथ हाउस गड़बड़ होगा तो। सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपने देखा उसमें अस्त है। मैंने केतु की बात की थी। ट्विंकल जी अनम्यूट करके बताइए केतु कहाँ है आप? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में। आपके बाल सफेद होते हैं? सफेद होते हैं मतलब? मतलब बाल आपके सफेद किस उम्र में होना शुरू हुए थे, ये पूछ रहा हूँ। हल्के फुल्के अभी हो रहे हैं, हल्के। अभी हो रहे हैं, ठीक है। केतु नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस बहुत जरूरी है, हाउस की बात हम बाद में करेंगे। नाइन्थ हाउस में जो साइन बनता है, वो साइन बनेगा शनि का। और वो शनि जुपिटर के साथ बैठा है फिफ्थ हाउस में, और सेवंथ को देख रहा है, सेवंथ हाउस को भी और सेवंथ के लॉर्ड को भी। मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूँ? देखिए, इसलिए विवाह सबसे खूबसूरत बंधन है, क्योंकि ये दो आत्माओं और उनके जीवन की यात्राओं को जोड़ता है।
या आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि दो आत्माओं को, दो अलग अलग यात्राओं को एक करता है, उनकी यात्राओं को जोड़ता है कुछ समय के लिए, इसीलिए भी वो बहुत आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए वो केंद्र का हिस्सा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये जो चार पिलर हैं जीवन के, उसमें से ये काम को ओन करता है। और मैं आपको बहुत गहराई से अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अर्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, धर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, काम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मोक्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट। सेवंथ हाउस ऐसा कुछ भी नहीं रखता इन चारों में से जिसको हट टाला जा सके, मतलब इन चारों को रखता है वो, किसी को भी आप टाल नहीं सकते। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपको अर्थ कमाने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आप धर्म नहीं कर पाए। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो काम गड़बड़ कर देगा, आप बिगड़ सकते हैं, व्यक्ति का पतन हो सकता है। और अगर पार्टनर अच्छा नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा अगर आप इन तीन चीजों को न साध सकें। जिसने काम नहीं साधा, जिसने धर्म नहीं साधा, जिसने अर्थ नहीं साधा, वो मोक्ष को कैसे साधेगा। तो मैंने जो शुरू में लाइन कही थी, गलत पार्टनर मिल जाए तो आपके जीवन की सारी नैया गड़बड़ होने लगती है। उसमें थोड़ा सा तो योगदान आपके नसीब का भी है। सेवंथ हाउस, सॉरी, नाइन्थ हाउस, आपके भाग्य का। भाग्य के हाउस को लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है हर मामले में। और भाग्य का हाउस व्यक्ति के जीवन में लिब्रेस लुब्रिकेशन पैदा करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जुपिटर मेरे लिए बेनिफिशियली बहुत खतरनाक है, वैसे ही मैं कहता हूँ नाइन्थ हाउस मेरे लिए बेनिफिशियली बहुत खतरनाक है। हर हाउस जिसको आप बेनिफिक समझते हैं उसको मेलेफिक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, हर हाउस जिसको आप मेलेफिक समझते हैं उसको भी बेनिफिक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा, वो सवाल बाद में पूछेंगे, कोई याद दिला दीजिएगा तो मैं पूछूंगा फिर से। तो आगे की लाइन ये कहती है कि विवाह को उस भूमि के कानून की कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है जिससे एक जोड़ा संबंधित होता है। कानून का मामला अब आया है, जिसको आप कानून कहते हैं वो आपकी नजर में आज कानून है, लेकिन ये जो लाइन लिखी गई है ये तब से मान्यता रखती है जब से विवाह का जन्म हुआ था, विवाह की संस्था का जन्म हुआ था। क्योंकि आप कहेंगे उस समय कानून नहीं था, मैं कहूंगा उस समय भी कानून था। कानून धर्म को कहते हैं, धर्म का एक अर्थ कानून भी लगाया जा सकता है। नियम, धर्म का मतलब होता है नियम। और कानून क्या है? नियमों का गुच्छा। अलग अलग नियमों को एक जगह इकट्ठा किया तो हम उसको कानून कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज कानून की स्वीकृति है, पहले धर्म की स्वीकृति थी, अभी भी धर्म की स्वीकृति है, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। लेकिन मामला खत्म होने की कगार पर है, भारत में ये शुरुआत हो गई है। इसे हमें बचाना पड़ेगा या इसे हमें डुबाना पड़ेगा, दोनों में से एक बात करनी ही पड़ेगी। और अब कानून की बात आती है तो बात आती है झट से डिवोर्स। जब आप एस्ट्रोलॉजी के साहित्य को उठाएंगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र को उठाएंगे तो उसमें डिवोर्स नाम का वर्ड है ही नहीं। उसमें पार्टनर की मृत्यु के नाम का वर्ड है। जब आप मांगलिक दोष को देखने जाते हैं तो उसमें पार्टनर की मृत्यु की बात की गई है। डिवोर्स का मामला आज आया है, पहले नहीं था। क्योंकि पहले तालमेल बनाने को प्रक्रिया में डाला गया था, अब रिजल्ट में डाला गया है कि बना बनाया रिजल्ट मिलेगा।
तो वो दिक्कत हो गई थी। डिवोर्स का मैंने वर्ड यूज किया तो इसको भी कुंडली पे डालेंगे। डाइवोर्स की जो बात है, जिसको आप सेपरेशन की बात करते हैं, उसको देश काल और पात्र पर लगाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से योग डाइवोर्स की बात करते हैं। कैसे डाइवोर्स के लिए कुंडली एलिजिबल हो जाती है, कई बार एलिजिबल नहीं होती फिर भी दिक्कत होती है। जैसे आपकी कुंडली सारी बातें ठीक बता रही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने एक गलती की कि आपने उस समय मैरिज किया जिस समय में आपकी कुंडली का कोई गड़बड़ हाउस एक्टिवेट था, कोई गड़बड़ प्लेनेट एक्टिवेट था, कोई गड़बड़ दशा एक्टिवेट थी। उस समय इनिशिएट की गई मैरिज पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव मैरिज हो जाएगी। मुहूर्त का एक पार्ट है जिसमें हम विवाह की कुंडली बनाते हैं, जिस समय कन्या का दान किया जाता है उस समय की कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली को देखकर बताया जा सकता है, वो प्रश्न कुंडली की तरह काम करती है। उस कुंडली को देखकर बताया जा सकता है कि जिन दो ऊर्जाओं का मिलन कराया गया है वो ऊर्जा आगे जाकर क्या क्रिएट करे, क्या होगा उनका। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजों को जब आप मिलाएंगे ना तभी आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर आप मिलाना नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजों को, तो आप कभी भी एक चीज से किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। व्यक्ति जो है वो बहुत मायने रखता है, लग्न बहुत मायने रखता है कि लग्न की स्थिति क्या है। दूसरा पॉइंट, दशा बहुत मायने रखती है। ये सारी बातें मैं भी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। दशा बहुत मायने रखती है क्योंकि दशा का जो प्लेनेट है वो व्यक्ति को रूल करने लगेगा। अब ट्विंकल जी से पूछते हैं उनकी दशा क्या चल रही थी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ट्विंकल जी अनम्यूट कर लीजिए। सर अभी बृहस्पति की दशा चालू हुई है। कितने दिन हो गए? लगभग 1 डेढ़ साल। उसके पहले था राहु, 18 साल तक राहु चला। और वो राहु इनके लग्न 11वें घर में जितने प्लेनेट ने सबको देख रहा है, लग्न के लॉर्ड को भी, सेवंथ के लॉर्ड को भी। आप शुक्र पर राहु की दृष्टि देखते हैं तो आप कहते हैं अफेयर होगा, कहते हैं ना, इनका मामला ही नहीं बना। मैंने अफेयर नहीं था, दोस्ती मैंने दोस्ती में। मैंने मैं ये नहीं कह रहा कि अफेयर था, मैं ये कहता हूं कि शुक्र और राहु को देखते हैं तो हम ये बताते हैं कि अफेयर हो। ठीक है। हाँ, कंप्लीट कीजिए आप ट्विंकल जी। एक्चुअली अफेयर नहीं था, लेकिन वो दोस्ती, फ्रेंडशिप लड़कियों से अधिक है बस। वो तो आपका फ्लेवर है ना, शुक्र का लग्न है ना, वो तो फ्लेवर है, उस पर नहीं जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लग्न के लॉर्ड को और सेवंथ के लॉर्ड को वो दोनों को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है, इसलिए ये कहानी दिखाई दे रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने YouTube की वीडियो देखकर इनरोल किया है कोर्स में तो आपको पता होगा कि वहां मैंने एक सूत्र बताया था, चंद्रमा से फोर्थ हाउस भी देखना है। चंद्रमा इनकी कौन सी राशि का है? मेष राशि। मेष राशि, पहली राशि का, 12th हाउस में बैठा हुआ है। जी। चंद्रमा से फोर्थ हाउस तीसरा भाव बनेगा, है ना, तीसरे भाव में राहु बैठा है। आपकी शादी में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पैदा कौन कर सकता है? शुक्र और बृहस्पति। शनि मंगल की वो जो मांगलिक दोष वाली बातें हैं ना, वो सब बहुत छोटी बातें हैं। जो बड़ी दिक्कतें बेनिफिक पैदा कर सकते हैं वो मेलेफिक पैदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेनिफिक आपको आश्वासन देता है, और आश्वासन सबसे बड़ी गड़बड़ी है। पश्चिमी सभ्यता में मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह
एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा गया है, लीगल सेक्शन, है ना। वो जो लीगल टेंडर की तरह देखा गया है, लीगल पेपर पे विवाह होता है। और ये हिंदी पैटर्न है जो लिखा है उसका। वहां पर इसको इंद्रिय की तृप्ति और आनंद के साधन के रूप में भी देखा जाता है। और जब भी सेंटर में जो चीजें बनाई गई है, अभी देखिए, अभी हम क्या देख रहे हैं, सेंटर में जो है ना वो देखना पड़ेगा, मैरिज कैसे डिस्ट्रॉय होती है, क्या सेंटर में है वो देखना पड़ेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर पश्चिमी सभ्यता की तरह इंद्रिय तृप्ति और आनंद आवश्यक होगा, तो ये आपको गड़बड़ी की तरफ ही ले जाएगा व्यक्ति को, क्योंकि वो जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। किसी के साथ भी इंद्रिय की तृप्ति हमेशा जीवन भर के लिए एक के साथ हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकता मामला, क्योंकि इंद्रियों का काम है उसको नया फ्लेवर चाहिए। और हमारा जो सिस्टम था उसमें क्या था सेंटर में? उसमें एक ही बात थी कि निभाना है, विश्वास, निभाना। ठीक है। अभी मैं आपको कहता हूं ना कि मैं, आप मुझे सिम्टम बताइए, मैं बता दूंगा प्लेनेट कहाँ है। ठीक है। आकांक्षा मैम के 6th हाउस में मेलेफिक की एनर्जी है। आकांक्षा मैम के जो 6th हाउस है उसमें मेलेफिक की एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी है ट्रांजिट के थ्रू या फिर प्लेसमेंट के थ्रू, ये अभी दिखाई पड़ रहा है। आकांक्षा मैम आपका लग्न क्या है? सर एरीज। 6th हाउस में कौन से प्लेनेट? सर नो प्लैनेट्स, कोई प्लैनेट नहीं है। कौन देख रहा है? 6th को मून। मून देख रहा है? 12th या। हाउस में मून। यस। और कौन देख रहा है? दैट्स इट। मर्क्यूरी किसके साथ है? मर्कुरीज सन और सैटर्न। ठीक है। 6th का लॉर्ड सन और सैटर्न के साथ है। मार्स कहाँ है? 9th हाउस। 9th हाउस से। और ये मर्क्यूरी किस हाउस में है? 10th हाउस। 10th हाउस। 6th के लॉर्ड पर एनर्जी मिल गई ना आपको? तो ऐसे पता चल जाता है। खैर ये डाइवर्सन हो गया था, कुछ एनर्जी बीच में आ जाती है तो डाइवर्सन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी सेंटर में होगा ना वो आवश्यक हो जाएगा। और ये आवश्यक चीज जो है वो या तो बनाएगी या बिगाड़ेगी। तो जब तक इंद्रिय की तृप्ति या आनंद का मामला होगा, तब तक मामला बिगड़ते रहेगा। और आज मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। अब अगर कुंडली मिलाने की बात हम करते हैं, जो मैं शुरू में कह रहा था कि कुंडली मिलेगी तो जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। चाहे आप किसी माध्यम से कुंडली मिला लीजिए, दुनिया के किसी बड़े से बड़े रिसर्च को कर लीजिए और कुंडली को मिला लीजिए, एनर्जी को कंप्लीटली परफेक्टली मिला देना मुमकिन ही नहीं। होगा क्या? मिलाने वाला वो मिला देगा जो होना है, जो घटना घटनी है ना, मिलाने वाला उसके लिए सहयोगी हो जाएगा। इतना ही होगा। जो अल्टीमेटली हो जाना था वो मिलाने वाला वही मिला के रख देगा। कुंडली का मिलान सुख के लिए किया ही नहीं गया था, कुंडली का मिलान किया गया था दो लोगों को साथ चलना है और अपने अपने कर्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अपने अपने कर्मों को अनलॉक करना है, अपने अपने कर्मों को अनफोल्ड करना है। इसीलिए ये आपके 10th हाउस से 10th हाउस पड़ जाता है, 7th हाउस। क्योंकि ये आपके कर्मों के अंदर का जो लेयर है ना वो है वो। आपके कर्मों की अनफोल्डिंग होगी आपके पार्टनर के आने के बाद। इसीलिए मिलाकर सुख की आकांक्षा की सुखी हो जाएगा व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पास हमेशा
2 से 5 मेल करीब करीब डेली आए हुए होते हैं कि सर मैच मेकिंग कर रहे हैं, फलाने का फला राहु दूसरे हाउस में है, मेरा राहु तो फोर्थ हाउस में है, ये मामला नहीं बन रहा, क्या करें? राहु से कुछ नहीं होगा और अष्टकूट मिलान से भी कुछ नहीं होगा, होगा वही जो होना है, और उसका आप पता लगा सकते हैं। जैसे सेवंथ का लॉर्ड या शुक्र किसी के नवांश में 11वीं राशि में बैठा हो, तो उसकी मैरिज बहुत कार्मिक हो जाएगी। पार्टनर आने के बाद उसके कर्म अनफोल्ड होने लगेंगे और ड्रास्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा जो गड़बड़ी पैदा कर रहा है। बहुत कम ऐसे पैटर्न देखने को मिले हैं जिसमें कि ठीक हो रहा है माहौल, भले ही वो शुक्र या सेवंथ का लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठा है। आप लोग साथ साथ जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको आप चेक भी कर सकते हैं अभी लाइव। किसी का है नवांश में 11वें नंबर में शुक्र या सेवंथ का लॉर्ड, या सेवंथ में बैठा हुआ प्लेनेट भी अगर 11वें नवांश में जा रहा है, तो सेम बात होती है अनटिल की कोई काउंटर योग ना होता हो। हाँ मैम बोलिए। सर मेरे सर। पास एक चार्ट है हम्म। जिनका विनस और मार्स 11th साइन में, नवमांश 11th साइन में। ठीक है। वीनस सेवंथ का लॉर्ड है। नो, विनस 5th एंड 12th लॉर्ड। ठीक है। तो चंद्रमा। मून 2nd हाउस लॉर्ड बैठा है 6th में। लियो लग्न की कुंडली है। नहीं नहीं, जेमिनी। जेमिनी की कुंडली है, अच्छा ठीक है। हम्म। तो कैसा है इनका मैरिज का पैटर्न, कैसा है? मैरिज हुआ ही नहीं, 33 हो गया। फीमेल है। नहीं, मेल है। शायद मैंने आपको ये चार्ट दिखाया भी था। ठीक है, तो मैरिज हुआ नहीं तो आगे तो भी चांस है ना, 33 हुआ है। नहीं, हाँ सर, हाँ, आपने लेकिन वो बताया कार्मिक। कार्मिक भी था। हाँ वो कार्मिक पैटर्न है इसीलिए टाइम लग रहा है। ओके। ठीक है। विनीता मैम। सर मेरे पास एक कुंडली है जिसके नमांश का जो 7th का लॉर्ड है जुपिटर, वो 11th राशि में बैठा हुआ है। मैंने कुंडली के सेवंथ के लॉर्ड या वीनस की बात की है। अच्छा, ठीक है। सर उसका लॉर्ड भी जुपिटर है, कुंडली में भी 7th का लॉर्ड जुपिटर है। तो इसका मतलब वर्गोत्तम कुंडली है वो। सर एक में 12 राशि है और एक में 9 है, मतलब। ठीक। दोनों का जुपिटर ही लॉर्ड है। हाँ जी। जुपिटर 11th नंबर राशि में बैठा है, तो क्या हो रहा है? मैरिज हुई? नमांश में। हाँ जी सर, मैरिज हुई है, हम्म। बट काफी टाइम से हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं। ऐसे कोई सेपरेशन नहीं है, बट काम के सिलसिले में, लाइक एक आउट ऑफ इंडिया है और एक इंडिया में है। है ना, दोनों में हाँ जी। स्पेस हो गया हाँ ना। जी। हाँ, स्पेस है। सुरभि मैम। सर 7th का लॉर्ड 11th हाउस में, नवमांश में। 11th साइन में। 11th हाउस में, नवमांश में। नहीं, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो चीजों को बिगाड़ता है। वो चीजें जो चीजों को बिगाड़ती है वो अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपके सामने बातें क्लियर हो जाएगी। और हमें इतना ही करना है, मैरिज के लिए रेमेडियां नहीं खोजनी है, रेमेडियां होती भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मैंने पूरा कोर्स कराया, उसमें मैंने बताया बीमारियों के बारे में, बीमारी के कॉम्बिनेशन के बारे में, रेमेडी के बारे में बहुत कम बातें की गई है उसमें। कारण क्या है पता है? जब आप एस्ट्रोलॉजी के मूल शास्त्रों को जाकर देखेंगे ना, तो वो ये कहता है कि अगर किसी को अल्सर हुआ है तो पिछले जन्म के इस जन्म कर्म के कारण हुआ है। अब वो ये नहीं कहता कि ये रेमेडी कर लो। वो रेमेडी बताई गई है कि तुम इतने मंत्र का जाप करवाओ, ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, ये दान करो।
लेकिन जो पहला पॉइंट कहा गया वो ये कहा गया है कि इलाज करवाओ, वैद्य के पास जाओ और इलाज कराओ। वो वैद्य कौन है? हजारों साल पहले वैद्य थे, अभी डॉक्टर है। अगर रेमेडी से ठीक हो जाता व्यक्ति तो वहां लिखा जाता ना कि तुम ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, ये मंत्र का जप करो, तुम ठीक हो जाओ। ऋषि ने कहा पहले वैद्य को विजिट करो, इलाज कराओ। तो हमने क्या किया है? चीजों को मैनिपुलेट किया है, समझने में या बताने में। अगर ये बीमारी के साथ है तो ये किसी भी चीज के साथ होगा ना। मैरिज के भी साथ होगा, आपके भाग्य के भी साथ होगा, प्रोफेशन के भी साथ होगा। हर बात के साथ यही होगा कि इलाज कराओ। अगर मेंटली डिप्रेशन में हो तो पहले उसका इलाज करो, रेमेडी बाद में करो। तो रेमेडी का मतलब उपचार होता है। उपचार किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। तंत्र मंत्र जादू टोना दबा लो बहा दो, इसी से नहीं होगा। अगर कोई कहता है, जैसे मैं एक सेशन आपने मेरा देखा होगा, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उसमें मैंने बताया है कि शनि इस व्यक्ति के साथ गड़बड़ी कर रहा है, इसको ठीक करना है तो आप इसको सुबह शाम 5 किलोमीटर की वॉक करवा दीजिए। उसने वॉकिंग की, 20 दिन में ठीक होने लगा। डिप्रेशन का मामला था, मेंटली कुछ अलग हरकतें करता था। मैंने, लोग कहेंगे ये कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, मैं कहूंगा ये रेमेडी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या होता है? अगर धर्म वैज्ञानिक है तो बातें वैज्ञानिक निकलेगी ना। अगर एस्ट्रोलॉजी वैज्ञानिक है तो हर बात वैज्ञानिक होगी ना, तर्क के साथ होगी ना। और एक व्यक्ति जिसने तपस्या की है, एक व्यक्ति जिसने समझा है, एक व्यक्ति जिसके हाथों में कुछ है, वो कुछ भी रेमेडी देगा, वो काम कर जाएगा। ऐसी जरूरत, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप शास्त्र शास्त्र से पढ़ के रेमेडी दीजिए। जिसके पास तप है ना, वो कोई भी रेमेडी देगा, वो काम कर जाता है। हिंदू समाज में विवाह को पवित्र माना गया है और इसलिए इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब तोड़ा जाने लगा है और अब तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि पवित्रता नष्ट हो रही है। आप कहेंगे बहुत सारी बातें हैं सर। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, और वो आज ही ऐसा नहीं है, हमेशा से थी। हमेशा से हैंडल करने के तरीके थे, आज अलग हैं, पहले अलग थे। धार्मिक और सही आचरण, वित्त, काम, जिसको आप सेक्सुअल अर्ज कहते हैं, और मोक्ष, इसके संबंध में भागीदार जो होते हैं वो पति और पत्नी होते हैं, और वो इन दोनों को समान रूप से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर धर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा धर्म निभाती हुई पत्नी मिलती है। जितने व्रत पत्नियां रखती है, पति नहीं रखते। जितनी पूजा पत्नियां कर रही हैं पतियों के लिए, उतना नहीं करते पति। क्यों नहीं करते? इस सवाल का उत्तर कोई दे सकता है? हालांकि ये सवाल उठाए जाते हैं, और इसके उत्तर के रूप में यही किया जा सकता है कि पति को भी व्रत रखवा दो। लेकिन ये लॉजिकल भी नहीं है। और अगर ये करना होता तो जिन्होंने एक बात बोली वो दूसरी भी बोल देते। हम कोई ज्यादा चालाक, ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी है। तो बताइए कोई कि क्यों ऐसा होता है। राशि मैम ने हैंड रेज किया था, अनम्यूट करके बताइए मैम। सर बहुत सारी जगहों पे महिलाओं के लिए व्रत बताए जाते हैं कि आप करवा चौथ का रखिए इसका। तो पुरुषों के लिए तो व्रत कई बार बताए नहीं जाते, तो लोग उसी में ही रह जाता है कि महिलाएं रखेंगी कि पुरुष की अच्छी उम्र के लिए रखेंगे, सबके लिए। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ महिलाएं क्यों रख रही है? और अगर महिलाएं एक प्रकार का व्रत रखती है और पुरुषों को भी रखना है तो वो सेम ही व्रत रख लें तो कैसे काम करेगा? ये भी सवाल है ना। उनके लिए तो कुछ दूर डिफरेंट होना चाहिए। इसका उत्तर आप ढूंढिएगा। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके उत्तर पे हम बात कर लेंगे। बात धर्म की हो रही है तो मैं नाइन्थ हाउस पे अब आपको लेकर के आता हूँ। नाइन्थ हाउस बहुत आवश्यक है
क्योंकि 9th हाउस व्यक्ति के लिए धर्म है और 7th हाउस का कम्युनिकेशन बनता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है ना, 9th हाउस कम्युनिकेशन है 7th हाउस का। तो आपके मैरिज का जो पार्ट है कुंडली का, उसका जितना भी कम्युनिकेशन है वो 9th हाउस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब 9th हाउस में मेलेफिक होंगे तो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं 9th या 3rd में अगर होंगे तो, या मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में हो सकती है। अब ये मेलेफिक का करें क्या, हर हाउस आ रहा है बीच में तो होंगे ही कहीं ना कहीं, तो आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ अभिषेक जी। सर स्त्रियों को सिर्फ व्रत का ही नहीं, उनके लिए आभूषण भी बहुत दिए गए हैं। आप ये पहनोगे, इस अंग में ये पहनोगे, पैरों में ये पहनोगे, लेकिन पुरुष के लिए ये नहीं है। स्त्रियों के लिए जहाँ तक मैंने समझा है कि मून से बहुत कंट्रोल्ड है वो, उनकी मंथली साइकिल भी, उनका मन भी, प्रकृति बहुत चंचल है। तो जहाँ तक मैंने समझा है कि वो व्रत संयम देते हैं मन को, और उस प्रकृति को शांत रखने के लिए हो सकता है, और ताकि वो जो पुण्य जो जनरेट कर रही है वो अपने पुरुष तत्व के साथ बैलेंस कर दे। अच्छा, पुरुष बड़ा बैलेंस है इसका मतलब, पुरुष क्या सर? पुरुष आपकी नजर में बहुत बैलेंस है इसका मतलब? नहीं, पुरुष अधूरा है। ये तो दो बातें हो गई ना। आप एक तरफ स्त्री को भी अधूरा बता रही हैं, उसको भी बता रहे हैं कि वो बैलेंस नहीं है, और पहली बात आप दोनों पुरुष के साथ भी इनकम्प्लीट कर है रहे हैं। सर, जो तभी तो एक साथ आगे कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों को व्रत करने चाहिए। और अगर व्रत करने से संयम ही होता है तो व्रत संयम के लिए बताने चाहिए, व्रत पति के लिए बताने की क्या आवश्यकता थी? सर मैं सर अगर आप अगर आपने कोई पुराना सेशन ज्वाइन किया है मेरा और मैंने कहीं इसका उत्तर दिया है तो सेम उत्तर मत दीजिएगा, इसके अलावा आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए विकास जी। नहीं सर, ये तो मेरा फर्स्ट सेशन है सर आपके सर साथ। मतलब जैसे 7th हाउस काल पुरुष में नेचुरल वीनस का हाउस है, हम्म। और उससे 2nd हाउस स्कॉर्पियो है, जिसमें हम्म। जो व्रत का हम खाना वो वगैरह खाते हैं, राइट। और 8th हाउस पति की मतलब जो मेन मेष लग्न की कुंडली में देखें तो पुरुष की आयु का कारक है। तो क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस जो चीज होती है वो एक स्टेबिलिटी होती है एक तरीके से किसी भी हाउस का। तो मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए भी बोला जा सकता है कि स्त्रियों को व्रत रखना चाहिए, मतलब नेचुरल अगर उससे देखा जाए तो, और काल पुरुष की कुंडली से। बहुत अच्छा पॉइंट है कि 8th हाउस व्यक्ति के लिए लॉन्जिविटी का हाउस होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो ज्योतिष नहीं समझता है उसके लिए क्या करेंगे आप? कोई अगर सही है। पूछ ले आपसे, जैसे दुनिया पूछ रही है, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिला, हालांकि उत्तर बहुत दिए गए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रयास कीजिए खोजने। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये धर्म की यात्रा है, और धर्म की इस यात्रा में दोनों को समान रूप से अपने पहियों को घुमाना है। अगर एक भी पीछे रहता है तो दूसरा अपने आप ही पीछे हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्टनर है उसका बहुत सपोर्टिव होना आवश्यक है, और दोनों का। तो उस पर बात हम बाद में कर लेंगे, 9th हाउस की बात मैं करता था। और जो अभिषेक जी आपने कहा है उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ठीक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्त्री की ऊर्जा पुरुष की ऊर्जा से कई गुना बैलेंस्ड है। स्त्री की ऊर्जा बैलेंस्ड ही बनाई गई है, उसमें इम्बैलेंस है ही नहीं। इम्बैलेंस अब है, स्त्री की ऊर्जा में नहीं है। जो आपको अभी इम्बैलेंस दिखता है ना, वो स्त्री की ऊर्जा में नहीं है। ऊर्जा जब तक स्त्रैण रहेगी इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। वो ऊर्जा स्त्रैण तत्व को खत्म कर रही है, इसीलिए इम्बैलेंस आ रहा है। वो जो इम्बैलेंस दिखाई देता है
वो असल में पुरुष के तत्व का ही इम्बैलेंस है जो स्त्रियों में दिख रहा है। एग्री। स्त्री के तत्व में इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता, बनाया ही नहीं गया उसको वैसे। आपकी सर एक वीडियो थी, उसमें आपने कहा था कि फीमेल जो वर्क कर रही हैं उनमें ज्यादा इशू आ रहा है प्रेगनेंसी के लिए। उसमें उसमें आपने एक लाइन कही थी, जिसका काम उसी को साझे। तो शायद कनेक्ट करूंगा सर, आई विल थिंक अबाउट इट। हाँ, लेकिन मेरी लाइन को बहुत लिटरल मत ले लीजिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है है। ना, युद्ध मच जाएंगे। ठीक है, वो बात समझने के लिए बोली गई थी, उसको बहुत लकीर के फकीर बनिएगा तो फिर युद्ध छिड़ जाएंगे उसको लेकर। तो आप देखिए कि वो जो एक पार्टनर होता है ना, वो व्यक्ति को हर तरीके से मेंटेन करता है। व्यक्ति को सिर्फ ग्रोथ ही नहीं देता है पार्टनर, व्यक्ति को डिक्लाइन से भी बचाता है। व्यक्ति का डिक्लाइन हो, पुरुष का डिक्लाइन हो जाए चरित्रगत रूप से, तो स्त्री बचाती है। स्त्री का डिक्लाइन हो जाए चरित्रगत रूप से, तो पुरुष बचाता है। और चरित्र के डिक्लाइन के लिए जो सेंटर में कारण है, वो कारण क्या है? वासना। उसी से तो डिक्लाइन हो सकता है। और इन दोनों को प्रकृति के रूप से अधिकार दिया गया, प्रकृति की तरफ से अधिकार दिया गया कि तुम दोनों अपने अपने जीवन के वासनागत क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हो, वो तुम्हारे और तुम इसके। इसके अलावा कोई रिश्ता ऐसा काम नहीं कर सकता। वासना के क्षेत्र में उतरना दूसरे रिश्ते के साथ संभव नहीं है, इसी रिश्ते के साथ संभव है। क्यों? प्रकृति ने क्यों अधिकार दिया? क्योंकि वो पॉइंट होता है जहां से डिक्लाइन होने का, चरित्र के डिक्लाइन होने की बहुत संभावना है। इसीलिए कहा गया धर्म पत्नी, धर्म के शब्द को जोड़ा गया। वो धर्म के लिए हमेशा सहयोग करने वाला होता है जो पार्टनर होता है। ठीक है, अगली स्लाइड में दिखाता हूं। विवाह समाज और परिवार का आधार होता है। अतः विवाह की सफलता और असफलता का परिवार और समाज की सफलता और असफलता से सीधा संबंध है। जिस समाज में जितना ज्यादा जो समाज जितना ज्यादा बहिर्मुखी होता चला जाएगा, ऐसा समझिए, जो समाज जितना ज्यादा वासना पर उतरता चला जाएगा, वो समाज नैतिक रूप से, इस प्रकार के नैतिक रूप से, या आप कह सकते हैं कि उस समाज में विवाह की जो संस्था है वो बिखरने लगेगी। कोई भी समाज अगर उसके नैतिक डिक्लाइन या नैतिक ग्रोथ को देखना है, तो उस समाज के डिवोर्स की परसेंटेज को देख लीजिए। कोई भी समाज हो, जैसे बॉलीवुड, आप इसको एक समाज की तरह ले सकते हैं। इसमें डिवोर्स के लिए कोई परसेंटेज तय नहीं किया जा सकता। तो अगर तय नहीं किया जा सकता, तो आप देखते हैं कि वो बहुत समृद्ध है बाहर, लेकिन भीतर वहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। आज जो गले मिल रहे हैं, कल एक दूसरे पर बम मार सकते हैं, और मारते ही ये दिखाई देते हैं ऐसा करते। मैं ये सब स्लाइड आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि विवाह के कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसमें हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार हैं क्या। तभी तो आप दूसरे को बताएंगे कि क्या करना है। अब सक्सेस ऑफ मैरिज किन बातों पर डिपेंड करती है? जो 5 बातें हैं जिस पर आप सक्सेस ऑफ मैरिज देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा था, हमारे कोर्स का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि इंट्रोडक्शन की बातें होंगी। फिर मैरिज सक्सेस किन पैटर्न्स पे होती है, उन पैटर्न को हम देखेंगे। आज हम इनकी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।
पहला पॉइंट ये बताया गया है कि गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अब दो पॉइंट यहाँ बताए गए हैं फिजिकल हेल्थ। आपने देखा होगा पहले के जमाने में लोग लड़की देखने जाते थे, वो कहते थे चल के दिखाओ बेटा, है ना। आज बोल नहीं सकते, आज कोई बोलेगा चल के दिखाओ तो वो कहेगी तुमको भगा के दिखाती हूँ, चल के दिखाओगे बात छोड़ो। तो ये फिजिकल हेल्थ का मैटर आवश्यक है, फिजिकल और मेंटल। अगर मेंटल हेल्थ नहीं है तो दो लोग जो एक साथ रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उनका लंबा रिश्ता नहीं चल सकता। फिजिकली बहुत एक्टिव है तो भी नहीं चल सकता, एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि फिजिकली एक्टिव होंगे तो एब्यूज की कहानी शुरू हो जाएगी, बहुत एक्टिव होंगे तो, है ना। और मेंटली बहुत एक्टिव होंगे तो वो भी अब्यूज की कहानी शुरू हो जाएगी। तो उन दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी है। अब आप अगर व्यक्ति अगर पार्टनर का चुनाव करने जाए तो क्या वो इस बात का पता लगा सकता है कि मेंटली कैसा है व्यक्ति? फिजिकली तो देख सकता है कि हाथ पैर सब ठीक से काम कर रहे हैं, दिखाई ठीक ठीक देता है, चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ है, बोलने में अगलाता नहीं है, तू तड़ाक नहीं करता है, अंग्रेजी भी अच्छी खासी जानता है। लेकिन मेंटली कैसे जानेंगे कि डिप्रेशन में नहीं है? बताइए, कोई अनम्यूट करके बताइए। मेंटली जानने के लिए दो तरीके, हालांकि जो दूसरा तरीका है उसमें मैं तीसरा भी ऐड करूंगा, लेकिन उस तीसरे तरीके से आप सब जान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दो तरीके हैं, तो दो तरीके में से पहला तरीका ये है कि आप बात करते हैं, बात करने से पता चलता है व्यक्ति का मेंटल स्टेट क्या है। दूसरा ये है कि आप कुंडली से जान सकते हैं उसकी, आपको कुंडली बता सकती है कि मेंटली इसका स्टेट क्या है। लेकिन अब जब हम जा रहे हैं पार्टनर खोजने के लिए तो हम क्या देख रहे हैं? वेल्थ कितनी कमाएगा, है ना, प्रोफेशन कैसा है, विदेश में रहता है कि नहीं रहता। हमने मेंटल हेल्थ छोड़ दी। मेंटल हेल्थ आवश्यक है व्यक्ति के संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, हमने अपने सेटिस्फेक्शन का केंद्र बदल दिया। वो जो केंद्र था ना जिससे सेटिस्फेक्शन आता था, हार्मनी, वो हार्मनी को हटाकर हमने वेल्थ पर लाकर खड़ा कर दिया केंद्र को, कि वेल्थ कितनी है। वो हमें समझ लेना है कि मून, चंद्रमा, व्यक्ति का सूर्य, व्यक्ति का लग्न आप देखेंगे तो उसके मेंटल स्टेट का पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब आप, मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अगर आपने कुंडली लेकर व्यक्ति को पहचान लिया आप एक बार, तो व्यक्ति कौन है बस समझ लीजिए कि आप उसके 80% मामले को जानते हैं। इसीलिए ज्योतिष में ये बताया गया ऋषियों के द्वारा कि जब भी प्रेडिक्शन करो पहले देश काल और पात्र को समझ लो। अगर देश काल और पात्र नहीं समझा गया है तो आप कुछ नहीं समझ सकते, प्रेडिक्शन करो ही मत। समझ लो कि व्यक्ति का देश क्या है, समझ लो कि व्यक्ति किस बात के लिए पात्रता रखता है। 80 साल के उम्र के व्यक्ति के लिए विवाह का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, उसके घुटने के दर्द का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, तो उसकी पात्रता खो गई। और देश समझ लेना, वो समाज जो समृद्धि के लिए अपने को सेंटर में रखता है, वहां समृद्धि के लिए बात करनी है, पैसों के लिए बात करनी है। समृद्धि भी कई प्रकार की होती है, मेंटली भी समृद्ध होते हैं व्यक्ति, और मेटेरियली भी समृद्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दो लोगों के बीच लव एंड अफेक्शन, ये बहुत आवश्यक है। दो लोगों के बीच के लव एंड अफेक्शन को आप कैसे देखेंगे? सिंपल सा तरीका बताता हूँ, लग्न और सेवंथ हाउस के बीच की हार्मनी को कुंडली में देख लीजिए।
5th हाउस और 11th हाउस के बीच की हार्मनी को कुंडली में देख लीजिए। इन दोनों के बीच अगर हार्मनी है तो बात हार्मनी बना देगी, नहीं है तो हार्मनी नहीं बनाएगी। तीसरा पॉइंट है, पति और पत्नी दोनों का अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, मॉरली सही होने चाहिए वो लोग दोनों, एक दूसरे के प्रति वफादार होने चाहिए, एक दूसरे को सच्चा जजमेंट देने वाले होने चाहिए, चौथा पॉइंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि विवाह की जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी उसके केंद्र में था कि समाज ठीक ढंग से चल सके और नैतिक रूप से अराजकता को खत्म करके वंश की वृद्धि की जाए। तो वंश की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए पति की अच्छी संतान पैदा करने की क्षमता और पत्नी की अच्छी संतान पैदा करने की क्षमता पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कुंडली देख रहे हैं तो बस ये मत देखिए कि दो लोग आपस में कैसे रहेंगे, अब इनडायरेक्टली इनका भी कनेक्शन है। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी संतान पैदा न कर पाने का जो ये जो सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन व्यक्ति के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगी, और जिसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं वो व्यक्ति एक दूसरे में इम्बैलेंस पैदा कर देंगे। ये बात तो मेडिकली हमें सबको पता है ना, कि आदमी हो या स्त्री, हार्मोन का सही बैलेंस होना आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो वो हार्मनी नहीं बना सकते दो लोग एक दूसरे के बीच। और फीमेल को की अगर हम बात करें तो जिनके हार्मोन गड़बड़ हैं, जिनके हार्मोन इम्बैलेंस में है, उनके अंदर ये देखा जाता है कि कंसीव करने की क्षमता घट जाती है। और मेल के अंदर घटी है तो उसके साथ भी यही होगा। उसका पैटर्न दिखाई नहीं देता है लेकिन होता जरूर है उसके साथ भी। ठीक है, तो ये दो बातें भी हमें देखनी पड़ती है कुंडली में मैरिज को देखते समय। और आर्थिक स्थिति जो बहुत आवश्यक है, पैसा, बिना पैसे के जीवन चलेगा नहीं, तो पैसा भी देखना आवश्यक है। ये तो तब जब आप दो लोगों के बीच की व्यवस्था देख रहे हैं, या किसी के लिए आप लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं तो। जैसे अब मैंने आपको कहा था कि तीसरा मैं आपको बताऊंगा पैटर्न, तीसरा मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे सब पता किया जा सकता है, वो है प्रश्न कुंडली। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी से पूछे कि मैं आज अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ, वो कैसा होगा मुझे बताइए, वो ज्योतिषी उसी समय उसको पहले ही बता सकता है कि वो ये पैटर्न का व्यक्ति होगा, ये करता होगा, ऐसी पर्सनैलिटी होगी, तुम्हारे सामने ऐसी चीजें आने वाली, बोलने का ऐसा ढंग होगा, दिखने में ऐसा होगा, वो सब बता सकता है। और ये सब प्रैक्टिकल है, मैं मेरे तो कई बार किए हुए हैं। इसमें उपयोग लाई जाती है जन प्रश्न कुंडली, व्यक्ति की कुंडली की आवश्यकता ही नहीं। तो इससे तो आप सब बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या चलने वाला है। अब ये हाउसेस की बात हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कौन से हाउसेस आवश्यक हैं उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और भी बाकी चीजें मैं कर लूंगा। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा टाइम हमारा इंट्रोडक्शन में गया है, कुछ बेसिक चीजें समझने में गया है। वो टाइम नेक्स्ट क्लास से बचेगा हमारा।
हाउसेस पे बात करेंगे, उसके बाद प्लैनेट्स पे बात करेंगे, जजमेंट पे बात करेंगे कि आपको जजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। कुछ सूत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद बाकी और चीजें हम शेयर करेंगे। ठीक है अनुपमा मैम? सर आपने ये जो टेक्निक बताई कि वीनस या सेवेंथ लॉर्ड अगर 11वीं राशि में हो, सर इसमें राहु की वजह से मैरिज कार्मिक हो रही है या फिर इसलिए क्योंकि वो छठा घर पड़ रहा है तो प्रारब्ध एक्टिवेशन? आप वजह के पीछे क्यों जा रही हैं? समझना चाह रही थी, टेक्निक समझना समझने चाह समझने के लिए तो वजह मैंने पहले ही बता दी है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें वजह बताई है मैंने। अच्छा, मैंने क्योंकि जो बोला हमने है ना, एग्जाम्पल मैंने चार्ट बोला है में ना कि कार्मिकली डिस्टर्ब होता है मामला। तो ठीक यही वजह है ना कि कार्मिकली डिस्टर्ब है। है। अब उसका ठीक रहा, आप राहु के सिर पे फोड़िए या किसी और के, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो हमने लिया था ना सर एग्जाम्पल चार्ट, उसमें एक आपने कहा था कि राहु जो है वो 11वें घर को दृष्ट कर रहा है, और किसमें वहां कहा पर था? भी शायद सर राहु दृष्ट कर रहा है ना 11वें भाव को, जो कौन से आपने कुंडली यहाँ में? पर एग्जाम्पल चार्ट लिया जो आपने लाइव, जिसमें 5 उनका? ग्रह हैं। हाँ हाँ, तो हाँ, वो जो उनका उस बनाओ। बात का मेरी टेक्निक से कोई संबंध नहीं है। वो टेक्निक मैंने अलग दी है, वो एग्जाम्पल अलग है। ठीक ठीक। ठीक है जी। अनुपमा मैम, आपके थर्ड हाउस और मर्क्यूरी की सिचुएशन बताइए। मरकरी एस्पेक्ट देता है। थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस को देखता है। ठीक है, कौन सा प्लेनेट है थर्ड हाउस में? जुपिटर। जुपिटर। बेचारा बुरा फंस गया जुपिटर। ठीक है, जी कोई बात। जी। यस आकांक्षा मैम। सर आपने वो अचानक से सिक्स्थ हाउस क्यों पकड़ा मेरे इसमें? एनर्जी से पकड़ लिया मैंने, लोगों के एनर्जी से पता चल जाता है कौन सा हाउस। जैसे अभिषेक जी की बात कीजिए, इनके फर्स्ट हाउस या चंद्रमा से शनि का इन्फ्लुएंस मिलेगा। सर अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। इनका फिर माइक काम नहीं करता है। हाँ नहीं सर, नहीं वो उससे थोड़ा इशू है। हाँ जी। हाँ जी बताइए। सर मेरा मून सेवेंथ हाउस है जेमिनी में, विद मार्स एंड सेकंड सेकंड हाउस कैप्रिकॉर्न। सेकंड सेवंथ, सेकंड हाउस कैप्रिकॉर्न। 3 डिग्री असेंडेंट। हाँ जी सर। कितनी डिग्री? तो 1 डिग्री डिग्री पूर्वाषाढ़ा है सर, लगन में नक्षत्र। ठीक है, आपके सेवंथ हाउस में मून है। हाँ जी। ठीक है, सेवंथ हाउस में मार्स बैठा है। हाँ जी। 25 डिग्री मार्स शनि, असेंडेंट है सर। 25 डिग्री असेंडेंट है। हाँ जी। शनि की डिग्री क्या है? 29। 29 डिग्री। आप चलित चार्ट बनाइए एक बार। और 1 मिनट से कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा है सर, सब वही है। वीनस वही है फोर्थ ना? हाउस। हाँ, वीनस स्पाइसेस जुपिटर, फोर्थ हाउस। हाँ जी। जुपिटर कहाँ है जुपिटर? 10th हाउस रेट्रोग्रेड सर। 10th हाउस रेट्रोग्रेड। जी। शनि और जुपिटर, चंद्रमा और इसके मंगल के साथ शनि पर दृष्टि डाल रहा है। हम्म। जुपिटर भी शनि पर दृष्टि डाल रहा हम्म। है ना? और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है वो 10 नंबर के साइन में, है ना? कैप्रिकॉर्न। हाँ जी। ठीक है। नवांश का लग्न क्या है? स्कॉर्पियो सर। स्कॉर्पियो। नवांश में शनि कहाँ बैठा? 11th हाउस वर्गो। 11th हाउस से वो नवांश के लग्न को भी देख रहा है। हाँ जी, थर्ड एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आप एनर्जी से बता सकते हैं। और कई बार मेरे साथ क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ एनर्जी है ना, वो लगा अचानक से सामने आकर अपने को प्रकट करती है, तो उस समय मैं बोल देता हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए बोल दिया, बाकी और किसी के लिए तो मैं बोलता नहीं। कभी कभी बोलता भी हूँ, आपने देख बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, कभी कभी मैं बोल देता हूँ। जैसे हमारे साथ सिद्धार्थ जी नहीं है, ठीक है, उनके भी सिक्स्थ हाउस में
मेलेफिकेंट, उनको भी मैंने बोला था, क्योंकि क्लास लेते समय एक बार उनकी तरफ से भी वो एनर्जी आई। पता नहीं वो क्यों नहीं आए क्लास में, शायद थर्सडे इसीलिए नहीं आ पाए। ठीक है, और कोई सवाल? तो आज आपने कितनी टेक्निक नोट की? सर मुझे एक पूछना था, सॉरी। पूछिए सर। सर ये सेवन्थ जब 11th में जाता है तो मल्टीपल मैरिज देता है, यहाँ तो एक भी मैरिज नहीं है। किसने बोला मल्टीपल मैरिज होता है? नहीं, मैंने वीडियो में सुना था कि मैंने वो 11th हाउस वो मल्टीपल करता है कुछ भी वो, इसलिए मैंने। इतना इतना आसान ज्योतिष नहीं है ठीक ट्विंकल ठीक जी। ठीक, ओके। होता क्या ठीक है ठीक, ना कोई कि बात, आपने कोई वीडियो में बात। जो चीजें देखी है, आपने वीडियो में जो चीजें देखी है, उस चीज को सीधे सीधे अगर किसी ने बताया है तो किसी पर्टिकुलर चार्ट के लिए बताया होगा, या फिर हो सकता है और बाकी चीजों के लिए देखकर बताया होगा। कई बार कोई एक रूल हर कुंडली पे नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड 11th में है, तो मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट कर सकता है, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स क्रिएट करता है, मल्टीपल अफेयर्स क्रिएट करता है। लेकिन ये विदाउट देश काल और पात्र तो होगा नहीं। ट्विंकल जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, विदाउट देश काल और पात्र तो होगा नहीं है। जी जी जब तक जी जी जब तक देश काल और पात्र इसके सपोर्टिव नहीं हो तो नहीं हो सकता ये। जी जी। दशा सपोर्टिव नहीं होगी तो नहीं हो सकता। और आप तो कह ही रहे हैं कि मेरी बहुत सारी फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप है। एक्चुअली सर मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे तो रहना ही। तो आप क्या डाइवोर्स भी कराते हैं? डाइवोर्स भी कराता हूँ। आपके नवांश में मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 10th मकर। मकर साइन में? अ, जी जी, और सिक्स्थ हाउस में। जुपिटर नीच का हुआ है। सॉरी, मंगल की बात कर रहा हूँ, मंगल एग्जॉल्टेड हुआ है। जुपिटर? हाँ, जुपिटर 9th हाउस में, मेष राशि में, वहीं पे शनि भी ठीक, है। वहां शनि नीच का हुआ है। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड आपका नवांश में एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड ग्रह बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है। तो और कोई सवाल? इनका लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड राशि चार्ट में है, सेवंथ लॉर्ड एग्जॉल्टेड नवांश में, दोनों ही एग्जॉल्टेड है। और सेवंथ लॉर्ड का एग्जॉल्टेड होना ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो नवांश में जाके एग्जॉल्टेड हो गया है। ठीक है। और कोई सवाल? ये सब सही थी। सर आप वो सैटर्न मून का कनेक्शन पूछ रहे थे ना, वो मेरे नवांश में है सर। मून को 7th एस्पेक्ट दे रहा है सैटर्न। हम्म। वो ऐसे भी आपका मंगल देख रहा है ना शनि को। जी। अगर आपकी पूरी कुंडली बनाई जाएगी तो, अब सपोज कीजिए राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु कहाँ राहु 12th हाउस, केतु 6th हाउस सर। है? राहु 12th हाउस, केतु 6th हाउस, सेकंड हाउस में मंगल और शनि, सॉरी शनि, और सेवंथ हाउस में मंगल और चंद्रमा। सूर्य कहाँ है? 3rd हाउस विद मरकरी। सूर्य बुध और शुक्र कहाँ है? शुक्र 4th हाउस सर। फोर्थ हाउस। तो जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो शनि के साथ बैठ गया, सॉरी शनि की राशि हम्म। में बैठ गया। हाँ जी। मिल गया कनेक्शन दूसरा भी, हम्म है ना? हम्म हम्म, हम्म, वो मिल जाएगा। जो जो हम्म, होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल। ठीक है। यस विनोद जी। सर सेवेंथ लॉर्ड और केतु के साथ में हो तो सर उसका क्या फल रहता है सर? ऐसे नहीं होता फल। ये बच्चों वाली ज्योतिष है कि इस लॉर्ड का फल उसमें क्या होगा, ये लॉर्ड ये होगा तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, मैं इससे जानना चाह रहा था, जैसे मेरा सेज स्टेशन असेंडेंट है धनु लग्न है सर ना, उसमें सेवन का मालिक
जेमिनाई हो गया और 10th का मालिक वर्गो हो गया, ठीक है सर। तो 10th लॉर्ड भी केतु के साथ में है, 7th लॉर्ड वो भी बुध बनता है केतु के साथ में, ठीक है सर। तो मैंने कम से कम 15 से 16 जॉब चेंज करी, लेकिन शादी मेरी एक ही हुई है सर, क्योंकि वो बुध सेम के है, सेम प्लेनेट है। आप क्या चाहते नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू जस्ट आस्क कर, मतलब इसका वही बस मीनिंग में समझना चाह रहा हूँ, मतलब प्लेनेट वही है सर, लेकिन वो हैं? देखिए, जॉब में मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, ज्योतिष को समझने के लिए बेसिक रूल। कभी भी किसी भी चीज को देखना है तो उस चीज से संबंधित, उसके कारकत्व से संबंधित प्लेनेट होता है, हाउस होता है, और वहां का लॉर्ड होता है। जी। ये तीन फैक्टर जब गड़बड़ हो जाएंगे ना, तब वो चीज कंप्लीटली गड़बड़ होती है। ओके। ये तीनों फैक्टर गड़बड़ होने चाहिए, और केतु के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो फैक्टर गड़बड़ है। केतु के, आपका जेमिनी है ना 7th नंबर साइन में, 7th नंबर हाउस हाँ में। जी सर, जी सर। ठीक है, तो जेमिनी होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर में ये क्षमता है कि वो हर बात को बैलेंस करना जानता है। जी तो सर, प्रॉब्लम ये है। जिसको बैलेंस करना आता है, उसके साथ बहुत जल्दी चीजें टूटती नहीं है, और केतु तोड़ेगा ऐसा भी नहीं है। जी। क्योंकि वीनस जो शादी का कारक है, जुपिटर जो सस्टेन करेगा, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कौन से प्लेनेट क्या करेंगे। ठीक है सर। आपकी दशा नहीं चलेगी सेपरेशन की तो नहीं होगा। और एक मेजर पॉइंट जो है कि जिस समय आपकी शादी हुई थी उस समय क्या एक्टिवेटेड था। सर बुध में राहु का अंतर था। मैं दशा की बात नहीं कर रहा, वो जी जी। एक्टिवेशन, जो मैरिज का जो एक्टिवेशन होता है ना, उस समय पर, उस ओके। दिन पर, उस समय पर, उस महीने में जो एक्टिवेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, वो जब तक वो सारी चीजें आप नहीं देख लेते, इसीलिए तो मुहूर्त शादी के लिए निकलवाया जाता है ना। क्या कारण है मुहूर्त निकलवाने का? जी। अब सर एक मतलब पर्सनल बात है कि आप लगाइए, जब से मेरी शादी हुई है, अब करीब 10 साल पूरे हो गए हैं, तब से वो मेरी वाइफ बीमार है, मतलब ना, और अब तक वो ठीक नहीं हो पाई है। ठीक है, मैं समझ गया वो बात है। इसीलिए मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो केतु क्या कर रहा है वो क्लियर हो जाएगा। जी, जबकि उनकी हॉरोस्कोप से मुझे साफ दिखता है कि वो क्यों बीमार हैं, लेकिन अपनी हॉरोस्कोप से मैं नहीं समझ पाता हूँ। वो अलग बात है, नहीं नहीं, धाराकार का चंद्रमा समझ है, आएगा, है समझ आएगा। देखिए, होता क्या है, जैसे मैं पास्ट लाइफ के कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, उसमें मैंने ये जी। बताया है, शायद अगर आप चंद्रमा वाली वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया है कि 6th हाउस में चंद्रमा जब होता है तो कुछ कॉम्बिनेशंस में, अ, जब उनका लड़का होता है तो माता बीमार हो जाती है, क्योंकि वो दोनों पास्ट लाइफ के दुश्मन है। अगर नहीं होंगे बीमार तो वो लड़का ज्यादा टाइम तक जिएगा नहीं। ये प्रकृति का नियम है। वो बैलेंस कैसे करती है, वो एक चीज को हार्म करती है, अगर वो उसको हार्म नहीं कर पाई तो वो नेक्स्ट वो दूसरे को हार्म करेगी, अगर उसका हार्म करने का प्रॉमिस है तो। जैसे दो लोगों के बीच हार्मनी नहीं बननी है और हार्मनी बन गई तो वो कुछ और करेगी। वो डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए जितना करना है उतना वो करेगी। ठीक है, अब आपका केतु है ना, इसकी बात मैं आपको 3rd या 4th क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो केतु ठीक को है। आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब मैंने वेबिनार लिया था मैरिज का पिछली बार, 4 दिन का वेबिनार था वो, तीन तीन जी। साढ़े तीन तीन घंटे की क्लासेस थी। 4 दिन का भी वो 5 दिन हो गया। वो अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप वेबसाइट पे जाके वो रिकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स की बातें की गई, उसमें विंशोत्तरी दशा की, टाइमिंग की, है ना, और ये प्लेनेट वगैरह क्या क्रिएट करेंगे, मल्टीपल मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज, जी। मैरिज के बाद डिक्लाइन या व्यक्ति का लक का ऊपर जाना, वो सारी बातें उसमें की गई है। इसमें तो हम बहुत कम करने वाले हैं। जी। ठीक है, तो ओके सर। धीरे धीरे आप समझेंगे, समझ आ जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? नहीं है? तो अभी आपने टेक्निक कितनी नोट की वो नहीं बताया किसी ने। किसी ने बताया नहीं कितनी टेक्निक्स हुई, 3 या 4? सर 4 हो गए। 4 हो गए, ठीक है। तो इन चारों टेक्निक्स को आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग वही मिल जाएगी जहां आपने एनरोल किया था, और अगर नहीं मिलती है
तो एक और पॉइंट है, अगर आप में से किसी को भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। और असाइनमेंट मुझे चाहिए होंगे, जो आपने 4 टेक्निक नोट की है उन चार टेक्निक को आपको टेस्ट करना है चार्ट्स पे। कम से कम 5-5 चार्ट पे टेस्ट कर लीजिए। अगर 5 नहीं हो तो 4, 4 नहीं हो तो 2, 2 नहीं हो तो 1, लेकिन टेस्ट कीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो वो नोट में ही पड़ा रह जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर टेस्ट करेंगे तो आगे क्वेश्चन होगा। और 3 दिन की जर्नी में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज 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 क्वेश्चन पूछिए। जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहां पर डिस्कशन नहीं हो सकेगा और सीख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पूछिए, आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। और admin@satvisayastrology.com पर आप मुझे मेल कर दीजिए, वर्ड फाइल में अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करके चार्ट का स्क्रीनशॉट, चार्ट की डिटेल, जो टेक्निक है वो टेक्निक, क्या आपने ऑब्जर्व किया वो कंप्लीटली डिटेल में, कि पढ़ने वाले को सब समझ आ जाए। और अगली क्लास के सिर्फ एक दिन पहले नहीं भेजिएगा, कम से कम मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम भी होना चाहिए, आपके असाइनमेंट को रिप्लाई करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। असाइनमेंट भेजिएगा। अगर आप में से असाइनमेंट किसी का नहीं आता है तो नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए उनकी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, टेक्निक को टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट थर्सडे को सेम टाइम पे 8 PM। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद सभी लोग। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Good night. थैंक यू थैंक यू मैम। सर।